Hello, dear students. So let's continue quantum numbers. Fourth quantum number is spin quantum numbers. चक्रण क्वांटम संख्या. देखिए चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है. ये तो नील बोर और रदरफोर्ड सभी ने कहा कि परिक्रमा करना, ऐसा सर्कुलर मोशन करते रहते हैं. लेकिन पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी वो रोटेशन करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं. जैसे भौरा आप लोग खेले होंगे, भौरा का खेल. भौरा ऐसे रस्सी से बांध के ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे घूमते 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 रहे, ऐसा 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 ऐसा. ठीक है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ऐसा घूर्णन करते हुए वो परिक्रमा करता है. हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. तो उसके अपने एक्सिस के घूर्णन की वजह से दिन और रात बनते हैं. हमारा सिटी जब यहाँ पे रहता है, यहाँ पे तो सुबह सूर्य की ओर जब वो घूमते घूमते आने लगता है तो हम बोलते हैं सुबह हो गया मामू. उसके बाद फिर ऐसे घूमते घूमते एकदम सामने पड़ जाता है तो दोपहर का एकदम तेज धूप लगता है. फिर घूमते 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 सूर्य से थोड़ा सा जब वो तिरछा होने लगता है तो वो हम शाम हो गया बोलते हैं. और घूम के पूरा इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है तो यहाँ पूरी रात्रि हो गई. फिर ऐसे घूमते घूमते फिर सुबह, फिर दोपहर, शाम. इस तरीके से दिन और रात उसके अक्ष पर घूर्णन की वजह से बनता है. और उसके साथ साथ वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही. इसकी वजह से हमारे पूरे 365.6 घंटा, 365 दिन और 6 घंटा में पूरा एक चक्कर पूरा करता है. और उसी से हमारा साल भर का मौसम बनता है अलग अलग डिस्टेंस के आधार पर. पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक बरस में मौसम चार. तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी घूर्णन करता है. और यह घूर्णन फिर दो प्रकार का होता है. जैसे यदि राइट हैंड वाला कोई प्लेयर यदि भौरा को ऐसे घुमाएगा तो वो भौरा ऐसा ऐसा घूमते हुए घूमेगा, ऐसा 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 ऐसा. और कोई लेफ्टी खिलाड़ी अपना रस्सी को इस तरह से वो बांधेगा ऐसा ऐसा, और इसको जब छोड़ेगा तो वो भौरा इस तरह से घूमते 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 ऐसा घूमेगा. तो इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के चक्रण करते हैं. इलेक्ट्रॉन के चक्रण भी दो प्रकार का होता है. यदि इस तरह से घूमते हुए जाता है और इस तरह से चक्कर लगाता है तो इसको कहा जाता है अप स्पिन. और ऐसा एरो ऊपर की ओर तीर चिन्ह लगाते हैं और इसको लिए एक दूसरा सिंबल यूज करते हैं +1/2. और यदि ऐसे घूमते घूमते घूमता है ऐसा, इसको बोलते हैं डाउन स्पिन. उसका स्पिन डाउन माना जाता है और यह -1/2 के रूप में लिखा जाता है. देखिए इसको अब हम घड़ी के कांटा के हिसाब से समझने की, तो यदि कांटा 12 पर है, ठीक है, आपका टेबल दीवार घड़ी ऐसा रहता है, उसको आप ऐसा कर लीजिए सीधा ऐसा. तो ये मिनट का कांटा है, 12 पे है. तो यदि यहाँ से चलना इस तरह शुरू करता है, टिक टिक, हमारा घड़ी इस तरह से चलता है ऐसा, हमारा घड़ी इस तरह से ऐसा चलता है. तो इसको हम कह रहे हैं राइट टर्न लेकर के शुरू किया है ऐसा, और ये घूम रहा है और घड़ी का कांटा इसी तरह से चलता है. इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज. और हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है दक्षिणावर्त. क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त. और इसी के लिए अप स्पिन बोला गया है, ऊपर की ओर तीर चिन्ह लगाया गया है और धन 1/2 का प्रयोग किया जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज. और जस्ट अपोजिट यहाँ से यदि ये लेफ्ट की ओर टर्न होना शुरू किया तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी के कांटा के विपरीत दिशा में. इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है वामावर्त. देखिए ये दोनों पर थोड़ा डाउट होता है. कुछ किताबों में इसको एंटी क्लॉकवाइज को इधर लिखा रहता है, किसी को इधर लिखा रहता है. तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ना इसके पीछे नहीं भागना है. क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज किसको कहा गया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अलग अलग राइटर अलग अलग लिख देते हैं। इम्पोर्टेंट ये है ये दोनों मैच होना चाहिए। अपवर्ड डायरेक्शन में यदि हम एरो चिन्ह लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए लिखा जाता है +½ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -½ अभी हाफ का मतलब क्या है आगे हम देखेंगे। एक ऑर्बिटल पर अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ऐसा ये रूल है। सब चीज़ धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो एक ऑर्बिटल पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, तो पर इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन है, पर इलेक्ट्रॉन का हिस्सेदारी है, इस एक ऑर्बिटल पर जो उसका अधिकार कह सकते हैं उसका कितना है, आधा है। इसका हिस्सेदारी आधा है, इसका हिस्सेदारी आधा है। एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं तो हर चीज़ आधा आधा बंटवारा होता है, तो आधा हिस्सा इसका है, आधा हिस्सा इसका है। अब दोनों हाफ को हम कैसे अलग अलग समझें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसीलिए इसमें प्लस और माइनस लिख दिया गया। ये हो जाता है +1/2, ये हो जाता है -1/2। तो ये है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता रहता है। तो 2 प्रकार के घूर्णन करते हैं और परिक्रमा करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते हुए ऐसा घूमते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमते हुए उसके अपोजिट परिक्रमा करते हैं। तो ये 2 प्रकार का घूर्णन होता है और इसी घूर्णन की वजह से प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक परमाणु में एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। इसी घूर्णन की वजह से उसमें मैग्नेटिक नेचर आ जाता है और एक माइक्रोमैग्नेट की तरह कार्य करता है। प्रत्येक एटम, प्रत्येक परमाणु एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है। और चूंकि परमाणु से तत्व या पदार्थ बनते हैं तो प्रत्येक पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण होता है और वह चुंबकीय गुण इसी इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से होता है। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से युग्मित होते हैं, ऐसा स्थिति में रहने पर इसको हम लोग बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्पिन, इसका घूर्णन अलग है, इसका घूर्णन अलग है। देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन साथ साथ होते हैं तो इस तरह से इसका घूर्णन जो है हमारा दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, इसका घूर्णन एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसिल आउट कर देते हैं और वह एक प्रतिचुंबकत्व व्यवहार दर्शाता है। चुंबक के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है। लेकिन अगर किसी परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाता है, जिसको हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो भी कैंसिल नहीं होता है, तब वह फिर अनुचुंबकत्व व्यवहार दर्शाता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और वह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। और ऐसे पदार्थ जो है वो मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होने से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैंसिल नहीं होता है और डबल सारे इलेक्ट्रॉन होने से एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देने की वजह से वह चुंबक के प्रति कोई प्रकार के प्रतिक्रिया नहीं देता है, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 12th में हम सॉलिड स्टेट पर इसको डिटेल पढ़ते हैं, कितने प्रकार के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता कहाँ से है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के घूर्णन से आता है, ये हमको जानना जरूरी है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद जब हम स्पिन क्वांटम संख्या पर हम पहुँचे, इसका मतलब हम उसके इलेक्ट्रॉन तक पहुँच गए। जो हम लोग शहर से चले थे उसके शहर पहुँचे, शहर के बाद कॉलोनी पहुँचे, कॉलोनी के बाद उसके रूम नंबर तक पहुँचे, उसके बाद हम अंदर दरवाज़ा खोल के देखे तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है इस तरह से क्लॉकवाइज +½ के रूप में और दूसरा -½ के रूप में। तो इस तरीके से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार का चक्रण पाया जाता है। इसी को हमको बताता है कौन, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम S लिखते हैं, कैपिटल S रहता है ये, और उस सब सेल वाले में जो S लिखा जाता है वो स्मॉल s होता है। तो ये हो गया चारों क्वांटम संख्या। अब देखिए चारों क्वांटम संख्या को मैं एक डायग्राम के रूप में बना के अभी आपको बता रहा हूँ।
एक साथ देखिए, ये है हमारा न्यूक्लियस जिस पर सारा का सारा प्रोटॉन है। और 1932 में चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हो जाने के बाद ये कन्फर्म हुआ कि सारा का सारा न्यूट्रॉन भी इस नाभिक में होता है। अभी तक हम सारे जो एटॉमिक मॉडल आए हैं उसमें हम न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तक न्यूट्रॉन खोज नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब न्यूट्रॉन पता चला तो ये पता चला कि सारा जो उसकी डेंसिटी और मास इसी पर होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर है। तो यहाँ सारा का सारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए इस तरह से एक पथ बना हुआ है जिसको ऑर्बिट कहा गया है। ठीक, दूसरा है इस तरीके से, उस तीसरा इस तरीके से, चौथा इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसी में आपको चारों क्वांटम संख्या, पूरी इलेक्ट्रॉनों की दुनिया कैसे बसी है उसको हम बता रहे हैं। ये एक प्रकार से समझ लो सैटेलाइट से, जैसे हम कोई चित्र लेते हैं, सैटेलाइट से किसी शहर का डायग्राम लेते हैं, या कोई पटवारी जब बनाता है तो किस तरह से बनाता है, वैसे हम देख लेते हैं इसको पूरी तरीके से एक एक करके। देखिए, हम इसको इधर से लिख देते हैं, n = 1 है, और इसी को कहा जाता है की सेल। फर्स्ट वाला है के सेल। n यहाँ पर हम लिख देंगे 2, इसको कहा जाता है एल सेल। n यहाँ पर हमारा है 3 एम सेल, और n यहाँ पर हमारा है 4 के एल एम एन सेल। ठीक है, इसको भी बाहर लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। के सेल, की एल एम एन ओ पी, इस तरह से होता चला जाएगा। 4 तक हम लिख करके समझ ले रहे हैं। अब देखिए, ये हो गया पहला वाला शहर। यहाँ से चले हम समझ लो, तो पहला शहर हमको मिलता है जिसका नाम है के शहर। उस के शहर में हमको पता है एक ही उपकोष होता है। पहले वाले कोष में एक उपकोष, अर्थात पहले वाले के शहर में एक ही कॉलोनी है, और उस कॉलोनी में का नाम है एस कॉलोनी। देखिए, एस कॉलोनी, एस कॉलोनी, और उस एस कॉलोनी में एक ही रूम है जिसको हम लिख देंगे ऐसा। रूम को हम इस तरह से बना देंगे। एस कॉलोनी में एक रूम है, और उस रूम में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? अधिकतम 2। ये रूल बताया गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। अब दूसरे वाले शहर में जाएंगे। दूसरे वाले शहर में 2 कॉलोनी है, एस और पी कॉलोनी। एस कॉलोनी में एक रूम, और पी में कितने रूम बने हैं भाई? 3 रूम। ये देखिए, 1, 2 और 3। ये एस कॉलोनी का है, और इसको पी कॉलोनी, ऐसे ही साथ साथ लिख देते हैं, एस कॉलोनी में और पी कॉलोनी में। देख लीजिए। अब अगले तीसरे वाले में, इसको हम चाहें तो 1s लिख सकते हैं। तीसरे वाले में 3 कॉलोनी, एस कॉलोनी जिसमें 1 रूम है, पी कॉलोनी जिसमें 3 रूम बने हैं, ये ऐसा। उसके बाद डी कॉलोनी में 5 रूम बने हैं, 5 रूम वाला कमरा है वहाँ पर डी कॉलोनी में। इस तरीके से हम बना दिए इसको। ये देखिए, ये है हमारा डी कॉलोनी। उसके बाद हमारा चौथे वाले शहर में 4 कॉलोनी है। एस कॉलोनी, इस तरीके से इसके रूम बने हैं। इसको हम लिख देते हैं 1s, इसको लिख देते हैं 2s, इसको लिख देते हैं 3s, 3p और 3d। इसको हम लिख देते हैं s कॉलोनी। इसको हम लोग बोलेंगे 4s बोल दिया गया है। अब उसके बाद हमारा पी कॉलोनी में है 3 रूम, ऐसा। पी कॉलोनी 4 कोड नंबर है इनका, समझ लो।
पहले वाले शहर के कोड है 1। ठीक है, समझने के लिए हम जनरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, ये हमारा डी कॉलोनी, चूंकि 4 नंबर आरबिट पर है तो 4D बोलेंगे। और उसके बाद हमारा एफ वाली कॉलोनी। एफ वाली कॉलोनी में 7 रूम बने हुए। ये देखिए, ये है एफ कॉलोनी जो कि 4 नंबर वाले शहर में है। तो ये है देखिए इनका पूरा शहर का मैप है। इलेक्ट्रॉनों की सिटी, इलेक्ट्रॉनों का जो शहर है इस तरह से है। तो पहले वाले शहर में देखिए एक ही कॉलोनी, एक ही रूम। फर्स्ट ऑर्बिट में एक सबसेल एस और उसका एक ऑर्बिटर, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल, 2 सब ऑर्बिट एस और पी, इसके एक ऑर्बिटर, इसके 3 ऑर्बिटर। पूरा दिमाग में छप जाएगा, कोई किसी प्रकार कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तीसरे वाले में 3 सबसेल, 3 उपकोष एस पी और डी। एस के एक ऑर्बिटर, पी के 3 ऑर्बिटर, इसके 5 ऑर्बिटर। चौथे वाले में 4 सबसेल एस पी डी एफ, ये उनके कोड हैं अर्थात ऑर्बिट नंबर है। तो 1 3 5 7। ये देखिए, हम ये कैलकुलेशन पर्पस पर एक डायग्राम बना दिया, दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। और वैसे इन अलग अलग ऑर्बिटल का शेप अलग अलग होता है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। एस गोलाकार, पी डम्बेल, डी वाले डबल डम्बेल, इस तरह से। लेकिन हमको मैथमेटिकली कैलकुलेशन जब करना होता है क्वांटम नंबर संबंधी, तो ये दिमाग में बैठे रहना चाहिए। ये है एक किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के रहने के लिए शहर और कॉलोनी का नक्शा। अब इसके बाद एक चार्ट में और आपको बना दे रहा हूँ, जो हर कंपटीशन एग्जाम में आप सीधा सीधा आंसर फटाक से कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, किसी ऑर्बिट के भीतर होता है सब ऑर्बिट, कोष, फिर उपकोष, फिर उसके उपकोष में होता है कक्षक, फिर कक्षक में होता है इलेक्ट्रॉन। तो किसी एक कोष के लिए देखिए, किसी कोष में कितने उपकोष, कुल उपकोष, कुल उपकोष की संख्या, कुल। उसका उपकोष में क्या होता है कक्षक, तो कुल कक्षकों की संख्या, और उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल। एक सारांश बना दे पूरी तरह से। देखिए, यदि कोष n होता है तो उसमें उपकोष की संख्या भी n होगा। यहाँ n मतलब कोई भी नंबर जो 1 से अधिक कोई हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। यहाँ 1 रखेंगे तो उपकोषों की संख्या भी 1 है। और कुल कक्षकों की संख्या का आपको मिलेगा n वर्ग से मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाता है 2n का स्क्वायर। इस तरह से डायरेक्ट है, यदि किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो उसके 2n स्क्वायर कर देना है। यदि कुल कक्षकों की संख्या कितना है तो n स्क्वायर कर देना है। कुल कोषों की संख्या कितना है तो उसको n के बराबर है। यहाँ पर आप कोष के लिए यहाँ पर n का जब मान रखेंगे, इस n का मान होता है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर n का मान जब भी हम जो भी रखोगे उसके हिसाब से आप फटाक से इस फार्मूला को, ये फार्मूला समझ लीजिए, कोष बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इससे निकलेगा कोष की संख्या में कुल कितने कक्षकों की संख्या होगी तो n स्क्वायर। किसी कोष में कुल उपकोषों की संख्या तो उसके n के बराबर ही रहेगा। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से उपकोष से आगे बढ़ा देते हैं। उपकोष यदि L है जिसका मान 0 1 2 या 3 होता है तो उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या और उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
तो देखिए यदि इसको हम एल लेते हैं तो इसको कुल कक्षकों की संख्या आता है हमारा, किसी उपकोष में कितने कक्षक होंगे, उपकोष के भीतर कक्षक 2l+1 से। अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए कितना निकल के आएगा, ये आ जाता है 2 × 2l+1। फटाक से आप लोग इस फार्मूला को लगाओगे तुरंत आंसर मिलेगा। किसी उपकोष में मान लो यहाँ पर 0 1 2 3 जो रखेंगे उसमें यदि तुमको बोल देता है कि पी उपकोष में, जिसके लिए 1 होता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यहाँ रख दो, तो यहाँ पर 2 एकम 2 धन 1 3 3 दूने 6। यहाँ पर यदि 3 रखते हो तो यहाँ पर 3 दूने 6 1 7 कक्षकों की संख्या मिल जाएगा, और 3 दूने 6 1 7 और 7 दूने 14 कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ये हो जाता है हमारा उपकोष में कक्षकों की संख्या और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं, या यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं। ये पूरा निचोड़ है। और लास्ट में हम लोग ऑर्बिटल के लिए, अब इधर देखो तो कोष, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक। ये देखिए चार्ट बड़े ध्यान से देखिए, कोष के भीतर उपकोष, उपकोष के भीतर कक्षक, कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो किसी कोष से डायरेक्ट बाकी किसी का भी यदि आपको संख्या निकालना है तो यहाँ से सीधा सीधा n बराबर 2n² इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n कोष के लिए कुल कक्षकों की संख्या तो n वर्ग, कोष के लिए उपकोषों की संख्या तो n के बराबर। ऊपर से नीचे आ जाओ, कोष के बाद उपकोष, उपकोष के बाद कक्षक, उपकोष के बाद आगे बढ़ेंगे तो उपकोष में कक्षक होते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी उपकोष में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 2l+1 से निकल जाएगी, कक्षकों की संख्या 2l+1 से निकल जाएगी। इसके बाद कक्षक, प्रत्येक कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स है 2। ये चार्ट बड़े काम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट आंसर कर सकते हो सीधा फार्मूला से। इसको आप देख लीजिए अच्छा से। अब चलिए कुछ कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वांटम नंबर से संबंधित। अच्छा, एक जानकारी थोड़ा और आपको दे दूं मैं। देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा गणना का सूत्र हम आपको लिखवाए हैं nth सेल के लिए -1/4πε0 होल स्क्वायर 2π² z² e⁴m/n वर्ग h वर्ग। कुछ किताबों में ये नहीं दिया रहता है, कुछ किताबों में लिखा रहता है, कुछ किताबों में ये रहता है सीधा सीधा -2π² z भी नहीं रहता है, 2π² e⁴m/n वर्ग h वर्ग। तो देखिए ये लिखा जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। ये जो z है ये परमाणु क्रमांक है, तो वो जनरली चूँकि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए यह फार्मूला निकाला गया था नील्स बोर के द्वारा। तो यहाँ पर z की जगह में एक ऑलरेडी ले लिया गया है यहाँ पर, इसलिए z को छोड़ दिया गया है। और ये चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू आता है 1/4πε0 का वैल्यू आता है 9 × 10⁹ है, जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू है करके उसको छोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए बहुत सारी किताबों में nth सेल की एनर्जी के लिए ये भी लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा हुआ होता है, इसमें z भी नहीं रहता, ये नहीं रहता। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऐसा लिखोगे तो भी ठीक है, ऐसा लिखोगे तो भी ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम कुछ कैलकुलेशन सीख लेते हैं। चलिए, यदि क्वांटम संख्याओं को दिया हुआ रहेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति या इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है उसका पोजीशन बताओ, ये भी पूछा जा सकता है। या कुछ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पहले लिखा हुआ रहेगा और उसके लिए चारों क्वांटम संख्या निकालो, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से हम हल कर सकते हैं। मान लो लिखा हुआ है क्वांटम संख्या यदि दी हुई है, n बराबर यदि दिया हुआ है 2, l बराबर मान लो लिखा हुआ है हमारा 1 और m बराबर दिया हुआ है 0 और s के वैल्यू आपको दे दिया है +1/2।
इन चारों क्वांटम संख्या के आधार पर बताइए किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है या वह इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो देखिए ये जो n लिखा होता है मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या हमको ऑर्बिट बताता है। ये शहर पता चल गया, यहाँ से उसके कॉलोनी पता चल गया, उसके बाद उसका ये रूम नंबर बताएगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताएगा। तो इसको बहुत सटीक तरीके से आपको बनाना है। देखिए पहले लिख देना है इसको 2, अब उसके बाद L, इसको हमेशा आपको SPDF 0 1 2 3 इसको पहले ही बताया जा चुका है। इसको पूरा रट लो, इसको इतना ज़्यादा बार बार बोल लेना है कि आपके जुबान पर छप जाए। इसके लिए दिमाग को जोर देना नहीं पड़ना चाहिए, दिमाग को पूछना नहीं पड़ना चाहिए। 0 1 2 3 SPDF 0 1 2 3 SPDF 0 1 2 3 SPDF, इसको बार बार रख लेना है ताकि जुबान ही उसको आंसर कर दे, दिमाग को पूछने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर जैसे ही L का वैल्यू देखोगे 1 होता है तो P, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे P। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर किनारे में P कॉलोनी में 3 रूम है, ये आपको जान चुके हैं, तो 3 रूम बना देना है। और तीनों रूम नंबर के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या था, तो रूम के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 0 और +1 लिख देना है। इतना करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला p ऑर्बिटल है। तो m 0 लिख रहा है, माने इस वाले में वह इलेक्ट्रॉन स्थित है। तो इस वाले में इलेक्ट्रॉन रहने के लिए कम से कम हमको 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन। धन 1/2 दिया है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ ले रहा हूँ कि प्रत्येक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, p के लिए और d के लिए और f के लिए। जिसमें एक से अधिक ऑर्बिटल है उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद फिर उसकी जोड़ियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, पाँचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ, छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये जो प्लस और -1/2 लिखा होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन पे अपवर्ड डायरेक्शन में जो रहेगा उसको +1/2 लिखते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा एरो तो उसको -1/2 लिखते हैं। तो +1/2 बोल रहा है मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम p में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा। अब इसको लिख देंगे 2p2। तो इस वाले क्वांटम नंबर्स के जो वैल्यू मिला है उसके आधार पर दूसरे ऑर्बिट की p सबसेल के दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये हमको ये हो गया हमारा आंसर। इसको भी ऐसे बना लेना है, ऐसे भी आपको लिख देना है। ठीक, अब एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। n = हम लिख देते हैं 3, m = लिख देते हैं हम लोग -2 और s लिख देते हैं -1/2 -12। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 3 है, डायरेक्ट 3 लिखना है, ज़्यादा यहाँ पर सोचना नहीं है। देखिए n और l के वैल्यू के लिए दिमाग को जोर नहीं देना है, दिमाग को काम में नहीं लगाना है, वो मौखिक होना चाहिए, देख के काम करना है। n का मान देखना है, यहाँ जो n रहेगा वो मुख्य क्वांटम संख्या सीधा सीधा लिखना है। l का मान जुबान से आपको याद होना चाहिए, 0 1 2 3 SPDF। तो यहाँ पर l 2 है तो क्या आ जाएगा हमारा d। इतना लिखने के लिए आपको बिल्कुल दिमाग को जोर नहीं देना, हर बार दिमाग का काम नहीं लेने का है, कुछ चीज़ों को देख करके और कुछ को जुबान से याद रखते रहें। तो 3D लिखने में कोई देरी नहीं करना है, ये 3 दिख रहा है और ये आपको जुबान से याद है, d लिखना है। l 2 होता है तो होता है d। अब देखिए m और s के लिए आपको इसमें d की 5वां ऑर्बिटल आपको इस तरह से बनाने हैं, 2 3 4। अब इसको लिखते हैं -1 -2 -1 0 +1 और +2, ऐसा पहले लिख देना है। उसके बाद सोचना है ये किस वाले चुंबकीय क्वांटम संख्या के ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं, कौन सा ऑर्बिटल की बात हो रहा है। तो -2 मतलब ये वाला ऑर्बिटल है, और -2 वाले में से फिर देखना है कि उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर -12 है। तो यहाँ पर होगा +12, पहले वाले के लिए +12 होता है, दूसरे वाले के लिए -12 होता है। तो देखिए पहले वाले के लिए +12 और दूसरे वाले के लिए -12। तो यहीं पर डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी सुन लो। पहला, फिर दूसरा यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ रहेगा, चौथा यहाँ रहेगा, पाँचवा यहाँ रहेगा, फिर छठवां आएगा तब यहाँ पर जोड़ी बनाएंगे यहाँ पर।
तो इसके लिए +1/2, इसके लिए -1/2। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर की जा रही है, इस इलेक्ट्रॉन की जानकारी को दिया गया यहाँ पर। तो इस इलेक्ट्रॉन की जानकारी के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन उसमें डी में होने चाहिए कम से कम, तो अब गिन लो 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 3d6, अर्थात 6वें इलेक्ट्रॉन के लिए ये डेटा दिया गया है। ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि इसी को लिख दिया जाता, मान लो +1/2, एस इज इक्वल टू लिख देता +1/2 इसके बदले में, तो +12 यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या -2 है, मतलब ये वाले आर्बिटर की बात हो रही है, और इस आर्बिटर में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसके लिए चुंबकीय स्पिन क्वांटम नंबर +8 है। तो यहाँ पर ये हो जाता है, यहाँ पर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा ऐसा। -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, इसको हम लिख दे 3d1। यदि इसके बदले में ये दिया जाता +12, तो ये हो जाता हमारा। अब इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यदि इसको लिख दिया जाता +2 कर देता, +2 के लिए दोनों के लिए हम निकालेंगे। यदि +2 रहता और -1/2 दिया जाता, तो +2 के लिए यहाँ पे है, तो यहाँ पर मतलब इस वाले कक्षक में है, और -1/2 मतलब इसका जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन। तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, फिर यहाँ 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इस 10वें वाले के लिए -1/2 होगा, इस 5वें वाले के लिए +1/2 है, और 10वें वाले के लिए -1/2 है। तो यदि इस तरह से रहता तो इसको हमको लिखना पड़ता है, इसके लिए हो जाता है हमारा 3d10, अर्थात ये जो डेटा मिल गया हमको, ये 3d के 10वें इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन बन गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। और इसी में यदि +1/2 को चेक करें हम लोग, तो +1/2 माने ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात है, ये वाला +1/2, इसका मान होता है +1/2, इसका होता है -1/2, +12 -12। इस वाले होने, ये वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले पी, डी और एफ के लिए। अब ये रूल बताएंगे आगे, लेकिन इसको जब तक नहीं बताएंगे समझ नहीं आएगा। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले के लिए हमारा हो जाता 3d5, 3d5। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। 1 2 और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, एन की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 2, एल की वैल्यू लिख देते हैं 0, एम की वैल्यू लिख देते हैं 0, स्पिन क्वांटम संख्या के लिख देते हैं +12। ठीक है, इन दोनों के दिमाग को जोर नहीं देना है, दिमाग को आराम दो, सीधा चले तो 2s, l बराबर 0, मतलब l का मान 0 है तो s सबसे। अब देखो, इसको बना के इधर रखो ऐसा, s में एक ही आर्बिटर होता है, ठीक है, जिसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। s के लिए ध्यान रखना है, l का मान भी 0 होता है, m का मान भी 0 होता है। अब यहाँ पर +12 बोल रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये वाला, ये हो जाएगा 3s1, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए लिखते हैं। यदि इसी को लिख दिया जाता -1/2, तो ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन, इसकी बात हो रही है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 2s2 लिखते हैं इस वाले के लिए, क्योंकि ये दूसरा वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। चलिए, ऐसा है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन को बताता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, देखिए। तो इससे हम क्या मिल जाएगा, 2 पहले लिख देना है, L1 मतलब एक P हो गया, 0 1, ठीक। अब इसके लिए आप लोग P, जैसे ही सब सेल जानोगे उसके ऑर्बिटल को इस तरह से बना लेना, उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स यहाँ पे लिख देना है, ऐसा। अब देखो किसको बोल रहे हैं, इस वाले ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है, और कौन सा है, -12, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहले वाले के लिए +12, दूसरे वाले के लिए -12। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या कंडीशन है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऐसा,
फिर उसके बाद आएगा ऐसा, और ये है ऐसा, ये तो कौन सा नंबर इलेक्ट्रॉन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवें इलेक्ट्रॉन के बाद है। तो ये जो डेटा दिया गया है 2p का पांचवा इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एक f वाला भी ले लेते हैं, चलिए f वाला ले लेते हैं। तो इसी को हमको सिर्फ चेंज करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा 3 और f वाले के लिए कम से कम ये होगा 4, क्योंकि चौथे वाले ऑर्बिट में ही f होता है। ठीक, तो ये डेटा आप देख लीजिए। इस डेटा को देखते हैं तो ये हो जाएगा 4, और L 3 किसके लिए होता है? F के लिए। यहाँ पर F, ये दोनों के लिए दिमाग को जोर नहीं देना है, देखना है और जुबान से याद है। अब इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल को इस तरह से बना लो, 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 इसके चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सा वाला पूछा है? 0 के लिए। इस वाले के लिए, इस वाले में कौन से इलेक्ट्रॉन है? इसका जोड़ीदार इधर वाला, ठीक है, जिसको हम उसको वामावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बोलते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और ये 11। ये वाला 11वां नंबर के इलेक्ट्रॉन का ये डेटा है। यहाँ लिख देंगे 4f11। इस तरीके से आपको क्वांटम नंबर्स का जानकारी होने पर हम इलेक्ट्रॉन का लोकेशन जान सकते हैं। अब इसको यदि आप उसके शहर में जाकर के देखो तो क्या हो जाएगा? चौथे वाले शहर के F कॉलोनी के रूम नंबर 0 में रहता है, ऐसा हम बता सकते हैं। ये वाला कौन सा है? दूसरे वाले शहर के S कॉलोनी के एक ही रूम है, उसमें वो रहता है। उसका ये वाला लड़का ये वाला है, या ये वाला है तो इसी वाला लड़का है। तो इस तरीके से हम क्वांटम नंबर दिया रहेगा तो हम उसका इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देख लेते हैं। अब इसको उल्टा करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन दिया हुआ रहेगा तो चारों क्वांटम संख्या निकालना कैसे हम सीखें। चलिए देखते हैं। ये 2 प्रकार से आता है, जैसे बोल दिया कि कार्बन के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बताइए। 3d2 के दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या, मान लो ऐसा कुछ देता है तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग n, l, n और s, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखिए पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या ये 3 है, फर्स्ट के लिए भी 3 है और सेकंड के लिए भी 3 है। यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, देखना है ये वाला जो यहाँ जो लिखा रहता है वो मुख्य क्वांटम संख्या का मान होता है। और ये जो D है वो दोनों के लिए है, दोनों इलेक्ट्रॉन D में ही है तो D के लिए आपके दिमाग में रहेगा L का मान, D के लिए L का मान होता है 2, इसके लिए भी जोर नहीं डालना है। अब हमको इसी को सोचना है, यहाँ पर इन दोनों के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से इनके अलग अलग ऑर्बिटल्स को बना लेना है ऐसा, ठीक। फिर -2 -1 0 +1 +2, इसको आपको याद रखना है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हो गया -2, दूसरे वाले के लिए हो गया -1। और स्पिन क्वांटम नंबर (1/2), इसके लिए हो जाएगा (1/2), क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है। पहले अपवर्ड डायरेक्शन वाले होते हैं, फिर जब उसमें युग्मन होता है, पेयर एलिमेंट करता है तो उसका जोड़ीदार जो आता है वो डाउन एरो क्यूब में होता है, इसका। तो ये हो गया इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान। एक प्रश्न और करा देता हूं मैं। 3p6 के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालो। मान लो बोलता है ये फुल एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए इस तरह से लिखा रहेगा तो n और l सभी में वही रहेगा। यहाँ जो दिख रहा है तीसरे वाले ऑर्बिट में ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए सभी के लिए n का मान 3 होगा। और
पी सबसेल में सभी इलेक्ट्रॉन हैं तो एल का मान भी सभी के लिए सेम होगा, पी के लिए एक होता है। तो ये एन और एल के लिए बिल्कुल देरी नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग को जोर नहीं देना है, दिमाग को काम पे नहीं लगाना है, इसको देखना है। 3 है तो सभी के लिए हो गया 3 3 3 3 3, मुख्य क्वांटम संख्या सभी का 3। और पी सब सेल के लिए एल का मान आपको पता है 1 होता है, ये भी सबके लिए कॉमन है। ये देखो अब अंतर आएगा सिर्फ ये दोनों में, इस प्रश्न के लिए एक ही ऑर्बिट और एक ही सबसेल है, उसके लिए दोनों में अंतर आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको आपको लिख लो इस तरह से। ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, देख लो कैसा पहला दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, -1 0 और +1, ठीक है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या पहला वाले के लिए ये है -1, दूसरा वाला ये है, यही भी ध्यान देना है, ये पहला ये दूसरा, तो दूसरे के लिए 0, तीसरा वाला ये है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे वाले के लिए +1/2, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, तो चौथा वाले के फिर -1, फिर 0 और 1 +1। स्पिन क्वांटम नंबर धन 1/2, ऋण 1/2, धन 1/2, ऋण 1/2, धन 1/2, ऋण 1/2। तो पहले वाला ये है धन 1/2, दूसरा वाला कौन है, ये है धन 1/2, तीसरा वाला कौन है, ये है धन 1/2, एरो ऊपर की ओर, चौथा, पांचवा, छठवां, तीनों के लिए ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2। देख लो अब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोल देगा 3p6 की, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए बता बोलने से ये वाला आंसर है आपका, तीसरे के लिए बोलो तो ये है, दूसरे के लिए बोलो तो ये है, छठवां के लिए बोलो तो ये है। यदि ये डेटा दिया हुआ रहेगा तो कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो 3p6 है। इधर से इसको देख लो, इधर से इसको समझ लो। तो इस तरीके से क्वांटम नंबर और उससे संबंधित, इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, n बराबर यदि दिया हुआ है 2 तो l की कुल संभावित मान निकालो। हम जान रहे हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 से n-1 तक, तो हम रख देंगे n की जगह में 2, जीरो और 1, तो l के संभावित मान 2 हो गए। इस तरीके से प्रश्न आता है, यदि दिया हुआ रहता है l का कुछ मान दे दिया रहेगा, l का मान 3 है, तो m के कुल कितने मान हैं, बराबर हमको मालूम है 2m + 1, और जो चार्ट आपको बना देंगे इसीलिए बनाए हैं, तो m l के लिए हमें 3 यहाँ पर 3, 2 गुणी 3 धन 1, 3 दूनी 6, 7, m के 7 संभावित मान है। इस तरीके से कुछ भी पूछे आपका बन जाएगा। तो सारा प्रकार का जो क्वेश्चन है क्वांटम नंबर से संबंधित, क्वांटम नंबर क्या है उससे संबंधित सारे प्रश्नों को आपको अभ्यास करा दिया गया है। इनकी संख्या बढ़ा करके आप प्रैक्टिस कर लेना बुक से, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।